चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम पेपर में क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ के देते हैं, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से ही बनती है। अगर हमें फुल्ली नॉलेज है तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, हम उसे करके आएंगे 100%। अगर हमें बेसिक नॉलेज है ना, बिल्कुल फंडामेंटली अगर क्लियर है। और फंडामेंटल क्लियर कहाँ होंगे, जब चीजों को हम बहुत ही सिंपल वे में रखेंगे, सिंपलेस्ट वे में चीजों को पढ़ेंगे। और वो कहाँ पढ़ाया जाता है, सबसे सिंपल चैनल पे। सिंपल बात है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहाँ, कौन सी यूनिट के, यूनिट नंबर 1 के क्वांटम मैकेनिक्स के। देखो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको, छोटे से लेके बड़े तक। यानी कि टोटली, यानी कि ऐसा पेपर में कोई सा क्वेश्चन नहीं बचने का तुम्हारा जो आप कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस वो होता है जो हम पे नहीं आता। सिंपल बात ये है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो नाम से ही क्लियर हो रखा, बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रखा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लो मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई चीज डिस्प्लेस हो रही होगी किसी चीज को बदलने पर। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ ये होता है एनर्जी वर्सेस लैम्डा। जब हम बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सबसे पहला ग्राफ कौन सा था, T1 पे ये था, ऐसा था। जब टेम्परेचर और बढ़ाया ऐसा हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाया ऐसा हुआ। तो बच्चों लैम्डा मैक्स यानी कि लैम्डा मैक्सिमम क्या बोलते हैं, एनर्जी जिस पर मैक्सिमम हो, जिस पॉइंट पे एनर्जी मैक्सिमम हो उसे हम लैम्डा मैक्सिमम पॉइंट बोल देते हैं। तो लैम्डा एनर्जी पॉइंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम थे, लैम्डा पॉइंट 1 हो गया, मैक्सिमम पॉइंट 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा मैक्सिमम खिसकता नहीं जा रहा, डिस्प्लेस नहीं होता जा रहा मिनिमम की तरफ। देखो मैक्सिमम किधर को तरफ होगा, इधर, क्योंकि लैम्डा इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, लेकिन इधर की तरफ जा रहा लैम्डा मैक्सिमम। देखो पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा मैक्सिमम कम होता जा रहा है। यानी कि आपस में इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो लैम्डा मैक्सिमम और अगर टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही तो आएगा। या फिर लैम्डा मैक्स क्या कह सकते हैं इसे, लैम्डा मैक्स ये भी तो लिख सकते हैं भाई हम कि लैम्डा मैक्स कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/t इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं दोनों आपस में। यही है डिस्प्लेसमेंट लो। इसे कैसे भी अपनी भाषा में लिख लो, इस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। डायग्राम बना दो और इस तरीके से लिख दो कुछ भी जो भी आप पे बनता है। लेकिन कुछ भी का मतलब कब कब लिख पाएंगे, अब जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। सिंपल बात है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो खत्म हुआ, आगे चलो फटाफट। क्या है ये है बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लो क्या कहते हैं, इन्होंने बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर आपको डेप्थ से पढ़ना है तो एक सेपरेट वीडियो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे ही बनी हुई है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट 1 जाके देखो, बहुत मस्त है। या फिर अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स उसमें ही है ना, उसे ही देख लो, बहुत ही मस्त तरीके से करा रखा है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने ही बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स को असली जन्म दिया। वैसे तो बहुत सारी चीजें आपस में मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स को बनाती है, लेकिन उनमें से एक चीज क्या थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, जो किसी पे भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था उस समय, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही थी। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। उसमें ही बच्चों एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लो है, इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जो एनर्जी एरिया पर यूनिट टाइम है, ये बच्चों क्या एनर्जी डायग्राम ये तो है, एनर्जी वर्सेस लैम्डा ही तो प्लॉट कर रहे हैं। तो यानी कि जो एक ग्राफ का एरिया है अंडर इसका एरिया पूरे का, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में। इसे बच्चों तुम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हो, अगर आपने अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए हो जिसमें लैब में, है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करते हैं। टी की पावर 4 एग्जैक्टली नहीं आता, क्योंकि लैब में ब्लैक बॉडी नहीं होती ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती। तो बच्चों ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसी कर्व की वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है। बोल्ट्जमैन खत्म हुआ रूल। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। क्या है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे। क्या होता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे, ये शायद बहुत सारे बच्चों ने जो पढ़ रहे होंगे इस चैनल पर आके नाम भी पहली बार सुना होगा, क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, एक बंदा था सो कॉल्ड हेड, उससे मैंने पूछ लिया कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे क्या होता है, तो वो बोला है मतलब उसे ये नहीं पता, उसने वर्ड ही पहली बार सुना, और वो हेड बना रखे हैं कॉलेजों में, समझ में आप। वो कह रहा है मतलब छोड़ो, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ काम करो अपना। उसे ऐसे ये हालत है हमारे कॉलेजों की।
तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी पढ़ो बच्चों। तो अगर पेपर में आ गया ऐसे जो बच्चे उन कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस से या फिर ऐसे टीचरों से पढ़ रहे हैं को पेपर में आएगा तो क्या कहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया जिसने बनाया, ये तो होगा फिर। ये क्या है बच्चों, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। देखो अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी देकर एक्सप्लेन कर रहे थे सब चीजों को। तो उनमें से सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे बच्चों वीन्स थे, है ना। वीन्स ने अपनी थ्योरी देकर अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ को प्रूफ करना चाहा। बच्चों एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। अब जो साइंटिस्ट अलग अलग आ रहे थे वो थे थियोरिटिशियन, तो यानी कि अपनी अपनी थ्योरी देकर इसको प्रूफ करना चाह रहे थे कि ऐसा ग्राफ आ जाए थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनमें से एक थे बच्चों रेले जीन्स। तो रेले जीन्स ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने अपनी थ्योरी यानी कि फॉर्मूला सेटअप किया और फॉर्मूले में मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा प्लग करके देखना चाहा कि हमारा जो पूरा का पूरा सेटअप है, पूरी इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई भी कर रही है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या नहीं। तो जब उन्होंने प्रूफ करना करा तो क्या हुआ, ग्राफ जो है हायर वेवलेंथ पे तो ठीक चल रहा, हायर वेवलेंथ पे ठीक चल रहा, लेकिन जैसा वो लोअर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा तो कहां चला गया वो लोअर वेवलेंथ पे, यानी कि लैम्डा जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं तो एनर्जी कहां जाती जा रही है, बहुत हाई, यानी कि इन्फिनिटी को छूती जा रही है। जैसे ही लैम्डा पास में आओगे तो कहां जाएगी एनर्जी, बहुत हाई जाएगी, यानी कि लोअर लैम्डा पे एनर्जी इनफाइनाइट को छू जाएगी। किसी भी चीज की एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसी चीज को हम बोलते हैं डिजास्टर, यानी कि एक तरीके का फिजिक्स का डिजास्टर है जो कि किसने किया था, रेले जीन्स ने। और डिजास्टर को ही, डिजास्टर का सिनोनिम्स ही होता है हमारा क्या, कैटास्ट्रोफे। तो ये क्या बोला हमने, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे। तो अल्ट्रावायलेट क्यों लगाया, बट कैटास्ट्रोफे तो समझ में आ गया। अल्ट्रावायलेट क्यों है बच्चों, ये जो रीजन, जिस रीजन में ये हुआ, ये कैटास्ट्रोफे हुआ, डिजास्टर जिस रीजन में हुआ, वो रीजन था हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन। बच्चों अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ को देखोगे तो अलग अलग रीजन में बटा होता है। तो सबसे पहला आता है अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लैम्डा जब मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम जाएगी एनर्जी। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या हुआ, कैटास्ट्रोफे हुआ। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना व्हाटएवर वो लिख लो, सिंपल बात है। मैंने लिख रखा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसे लिख लो, बहुत ही सिंपल भाषा में लिख रखा है। चलो ये हुआ एक क्वेश्चन। एक क्या क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लिमिटेशन ऑफ वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ। वीन्स ने रेडिएशन लॉ दिया था किसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसे ही रेले जीन्स ने भी दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपना लॉ, जो कि ये है। सिंपल बात है। वीन्स का क्या लॉ था, वीन्स बच्चों वैलिड था केवल और केवल किस वेवलेंथ पे, लोअर वेवलेंथ पे। वीन्स का लॉ जो था ना बच्चों, अगर मैं ठीक से बताऊं तो इस वाले डायग्राम में बिल्कुल ऐसा चल रहा था और लास्ट में जाके वो फेल हो गया था, यानी कि हायर वेवलेंथ पे वो फेल हो गया था। वैलिड कहां था, लोअर वेवलेंथ पे, यानी कि वीन्स कहां पर वैलिड थे, ओनली फॉर लोअर वेवलेंथ। और रेले जीन्स कहां पर वैलिड है, देखो रेले का ठीक ठीक चल रहा ना मामला, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे क्या हुआ, कैटास्ट्रोफे हो गया। तो रेले जीन्स कहां पर वैलिड है, लोअर वेव हायर वेवलेंथ पे, ये लोअर वेवलेंथ पे फेल हो गए। बात समझ में आ गई होगी। तो लिमिटेशन यही हुई ना, एक हायर पे फेल है, एक लोअर पे फेल है, यही होगी लिमिटेशन। ये भी पेपर में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक कह रहा हूं मैं, ये भी हो जाएगा तुम्हारा इससे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। एक्सप्लेन द प्लैंक्स हाइपोथेसिस अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इस टॉपिक पर बोलने के लिए अगर आधा घंटा दिया जाए तो वो भी कम है। प्लैंक का कंट्रीब्यूशन जो क्वांटम मैकेनिक्स में है वो बहुत बड़ा है। प्लैंक्स को फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं बच्चों, है ना। प्लैंक्स ने जो रूल दिए थे 1900 में, वो क्या थे, नोबेल प्राइज है ना, क्या क्या थे इनके रूल्स बच्चों। एक ऐसा बंदा जो सामने उसके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो और किसी को ये ना पता हो कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्योंकि सब फेल हो रहे हैं भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में, सब फेल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि सब क्लासिकल थ्योरी ले रहे हैं कि तब तक क्वांटम मैकेनिक्स का नाम ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। लेकिन वो बंदा बता दे कि ये बच्चों भैया ये क्वांटम मैकेनिक्स है, उन्होंने ही नाम दिया था क्वांटा और उससे ही बना है क्वांटम या क्वांटम मैकेनिक्स, तो फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं, एक ऐसा बंदा जिसने आज तक ना तो आम खाया हो, ना आम देखा हो, ना आम का पेड़ देखा हो, ना आम के बारे में सुना हो, और आंख मीच के बोल दे ये आम है तो वो क्या होगा, वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसे ही बोलते हैं फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर इनकी बायोग्राफी पढ़नी हो तो पढ़ा करो ऐसे लोगों को जो नोबेल प्राइज विनर है। और इनके ही कॉन्सेप्ट है 1905 में, जो 1919 का नोबेल प्राइज मिला बच्चों आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, वो यहाँ से ही इन्होंने
थोड़ा बहुत लिया है कहाँ से, प्लांक थ्योरी से। क्या बोला था इन्होंने, देखो सब बोल रहे थे कि सब चीजें कंटिन्यूअस वे में चलती है। भाई क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी ये बोलते हैं सब चीजें क्लास एक कंटिन्यूअस वे में चलती है, यानी कि हर सब कुछ अगर हम कंपेयर करें अपनी सीढ़ियों से तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग सब रैंप है ना, उसमें सीढ़ियां नहीं है, सब चीजें रैंप है एक तरीके से, यानी कि बहता हुआ पानी है, एकदम सीधी जा रही है चीजें, सब चीजें। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग, हर चीज यूनिक है, हर चीज अपनी एक एनर्जी रखती है। हर चीज का मतलब एटम्स तक, हर एक एटम अपनी यूनिक एनर्जी रखता है, अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन रखता है, अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रखता है जिससे वो डांस करता है। डांस का मतलब यानी कि वाइब्रेट होता है, और उनको ही बोलते हैं मैक्स प्लांक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्यों बोलते हैं बच्चों हार्मोनिक ऑक्सीलेटर? हार्मोनिक से ये वर्ड आया है। हार्मनी का मतलब होता है बच्चों अपने रिदम में नाचना, यानी कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर यहाँ से आया ना, यानी कि अपनी हार्मनी में, अपने ही रिदम में नाचते हैं हर एक पार्टिकल्स, हर एक एटम्स, जैसे हम भी हैं। समझ रहे हैं, हर एक यूनिक है दुनिया में। तो किसने सबसे पहले हाइपोथेसिस दी है यूनिकनेस की, यानी कि डिस्क्रीटनेस की? वो थे मैक्स प्लांक। क्वांटम मैकेनिक्स अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स और व्हाट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स, तो सिंपल सा एक आंसर देना है, क्या? क्वांटम मैकेनिक्स है डिस्क्रीटनेस और क्लासिकल मैकेनिक्स है कॉन्टिन्यूटी। सिंपल बात। तो यानी कि अब आ जाओ इस पे क्या था, क्या कहा मैक्स प्लांक ने? दो जंक्शन दिए कि ऑक्सीलेटर्स जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स है कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी, जिसकी अमाउंट होगा E बराबर एन एच न्यू। एन क्या है बच्चों? एन नंबर ऑफ क्वांटम नंबर है, यानी कि एन की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 5 होगी, उसके बीच में नहीं हो सकती। डिस्क्रीट एनर्जी वही तो है, यानी कि सीढ़ियां रखते हैं एक तरीके से। इस पर बोलने को बहुत कुछ है, यानी कि एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो डिस्क्रीट एनर्जी निकल कर आएगी। इसके बीच में कुछ नहीं है, बीच में मतलब 2.1 2.2 2.3 या फिर दो वगैरह 3 के बीच में अगर बात करें, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस वे में है सब कुछ। और क्या कहा इन्होंने कि ऑक्सीलेटर जो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी या इमिट करेंगे एनर्जी, वो भी जंप्स में करेंगे, ना कि जंप मारेंगे एक दूसरे में, यानी कि ना कि कंटिन्यूअस वे में करेंगे, जो कि क्वांटम, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती थी। यानी कि कोई एनर्जी लेगा तो पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी लेगा और उड़ जाएगा। जैसे कि एक फोटोन लिया, एक फोटोन की एनर्जी जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तभी वो बाहर जा सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बाहर जा सकता है, उसके बीच में कुछ नहीं होगा, है ना, बात समझ गए? यानी कि कंटिन्यूअस वे में कुछ नहीं होगा, डिस्क्रीटनेस होगा, उसका ही नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, उसका नाम है मैक्स प्लांक। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं, ये हुआ बच्चों हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन पूरा का पूरा, 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्या, इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली हमने। आगे क्या है बच्चों? आगे हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या होता है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। और क्या बनता है? व्हाट इज द क्वांटम शिफ्ट, है ना, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट पूछ लेता है क्या होता है। तो बच्चा देखो, एक ही क्वेश्चन में दोनों बात कर लेंगे। क्या होता है बच्चों मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड रेडिएशन? सबसे पहली बात तो है कॉम्पटन इफेक्ट ही क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट होता है, अगर आपको फुल्ली जानना है तो सेपरेट वीडियो है, 2 वीडियो है, एक तो फुल्ली फिजिक्स वाली और एक है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1। दोनों में से कोई सी भी देख लो, उसमें सारे दोनों में हो रहा है ये अपना कॉम्पटन इफेक्ट। देखो बच्चों, कॉम्पटन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन रखा है, उस पर फोटोन डालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन फ्री ले लेते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं लेने, फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है, यहाँ पर खेल ही सारा फिर इलेक्ट्रॉन का है। तो क्या किया? फोटोन डाले। फोटोन कौन सा है बच्चों पता है? एक्सरे। एक्सरे डाले किस पे? एक्सरे डाली किस पे? डाली इलेक्ट्रॉन पे। एक्सरे की ऐसी एनर्जी बहुत हाई, और इलेक्ट्रॉन कौन से ले रखे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एनर्जी इसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सरे के पास तो बहुत सारी एनर्जी है। ये तो है कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर उल्टा हो जाए ना, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाएगा। यही अंतर होता है कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यही नहीं जानते हैं। तो क्या होगा? एक्सरे पे बहुत ज्यादा एनर्जी है, यानी कि समझ लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने छोटी सी एनर्जी से दे दी, भाई इसे तो कम एनर्जी चाहिए क्योंकि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बची रह गई। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी वो फोटोन निकल जाएगा बाहर, और इलेक्ट्रॉन भी इधर निकल जाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इसके पास कितने रह गई? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब किसी भी चीज की एनर्जी कम हो जाती है, तो क्या वेवलेंथ नहीं बढ़ जाती? ऑब्वियसली। तो वेवलेंथ कैसी होगी इसकी? बढ़ गई। देखो, तो इसे बोलते हैं, जहां पर वेवलेंथ चेंज हो जाए उसे बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन।
लेकिन कुछ ऐसे भी फोटोन होंगे बच्चों जो डायरेक्ट ना का टकरा के इलेक्ट्रॉन से सीधे निकल जाएंगे, यानी कि कुछ भी शिफ्ट नहीं आएगा उसकी वेवलेंथ में, तो वो क्या कहलाएंगे, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। इसमें क्या दिक्कत है ना बच्चों। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है बच्चों, कॉम्पटन शिफ्ट को हम पढ़ते हैं, देखो बच्चों अगर समझ लें कि ये लैम्डा है और ये लैम्डा डैश है, तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसे बोल लेंगे डेल लैम्डा, इसे कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, यानी कि दोनों वेवलेंथ में अंतर क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट होती है। ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली के बारे में बात करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो टाइम चाहिए, बहुत सारी बातें की जा सकती है ना। क्या थे बच्चों, थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दें, ये फिजिसिस्ट नहीं थे, इनका शायद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में थी, इनके भाई जो थे वो फिजिसिस्ट थे। जब नोबेल प्राइज मिला बच्चों 1921 में आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो घर में बातें हुई कि भाई क्यों मिला नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज इसलिए मिला है कि उन्होंने ये बताया कि लाइट ड्वेल नेचर रखती है। एक्चुअली नोबेल प्राइज यही था कि ड्वेल नेचर रखती है लाइट। तो क्योंकि इनके भाई फिजिसिस्ट थे, शायद पीएचडी कर रहे थे फिजिक्स में, तो इन्होंने भी चर्चा करी और इन्होंने एक सिंपल सा, भाई उस चर्चा में शायद कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया होगा कि नेचर जो है किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करती, यानी कि अगर लाइट कोई सुपर पावर दी है नेचर ने कि वो डुअल नेचर रखती है, तो हर किसी के पास ये सुपर पावर होनी चाहिए ना भाई। लाइट ही क्यों ऐसी चीज है, किसी पार्टिकल के पास, किसी इलेक्ट्रॉन के पास, हर किसी के पास से ऐसी पावर होनी चाहिए डुअल नेचर की। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है इनकी हाइपोथेसिस, क्या कहती है कि कोई भी मैसिव पार्टिकल हो अगर वो वेलोसिटी में है तो उसके पास भी एक वेव एसोसिएटेड रहती है, जिसे हम कहते हैं मैटर वेव। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, यानी कि मास और लैम्डा को रिलेट करने वाला रिलेशन, जिस पे नोबेल प्राइज मिला है बच्चों। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला पता नोबेल प्राइज, जब डे वर्सेस जर्मन ने प्रूफ कर दिया इसको एक्सपेरिमेंटली। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। डुअल नेचर क्या है बच्चों, डुअल नेचर पार्टिकल, पार्टिकल डुअल नेचर, वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है, डुअलिटी है जो आइंस्टीन का नोबेल प्राइज मिला जिसको, यानी कि वेव किसी सर्कमस्टेंसेस पे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कहीं पर वेव की तरह बिहेव करती है, जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट किस तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल नेचर। और जैसे कि बच्चों हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कैसे बिहेव करती है, जैसे कि वेव, इसे ही कहते हैं डुअल नेचर, जिस पे हाइपोथेसिस वैसे डी ब्रोगली की। आगे क्या है बच्चों, क्या है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में। एक्चुअली बच्चों फेस वेलोसिटी क्या होती है, किसी एक वेव, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट करे तो फेस वेलोसिटी कहलाती है, यानी कि ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या होता है, वेव प्रोपोगेशन कोएफिशिएंट। अगर नहीं पता, बहुत डिटेल में बता रखा है हमने अपने यूनिट 3 की वीडियो में, जाके देखो पहली वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, अगर नहीं किसी ने देखी, सबको समझाते फिरोगे, इतने ब्यूटीफुल वे में समझा रखा हमने वेव इक्वेशंस को। ये क्या है बच्चों, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है भाई, जब बहुत सारे बंच ऑफ वेव प्रोपोगेट करे किसी मीडियम में, तो उसके पैकेट की वेलोसिटी को कंबाइन हम बोल देते हैं फेस ग्रुप वेलोसिटी। भाई नाम से ही तो हो रहा है ना, इसका क्या एक्सप्रेशन होता है, डी ओमेगा बाई डी के। कैसा आया सब कुछ बता रखा है लॉन्ग वीडियो में। क्या है बच्चों, डे वर्सेस जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्यों था, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को कंफर्म करना एक्सपेरिमेंटली। यानी कि इन्होंने बताया था कि मासिव पार्टिकल के पास भी वेव रहती है। मासिव पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन ले लो, इसके साथ खेल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया और उसका वेव नेचर प्रूफ किया, बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है। और इनको 1927 में ये काम किया था इन्होंने, और शायद 1900 अगले साल या था 1928 में शायद इनको नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने इनकी हाइपोथेसिस को प्रूव किया था और इनको भी नोबेल प्राइज मिला। जब एक्सपेरिमेंट हो गया था तब डी ब्रोगली को बुलाया गया, भैया उस बंदे को बुलाओ जिसने इतनी बेहतरीन हाइपोथेसिस दी और सारा का सारा कंफ्यूजन, डिबेट ही खत्म कर दी भाई, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में बहुत लंबी डिबेट थी, उसको खत्म कर दिया, उसको लाओ भैया नोबेल प्राइज दो। और बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमारा क्या है लास्ट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन पर बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए और हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखी है वन शॉट की हमारे, देखना उसको जाके, क्या है वेव फंक्शन। एक्चुअली ये आधार कार्ड है इलेक्ट्रॉन का, है ना। लेकिन इनकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन वो दी है बच्चों किसने, मैक्स बोर्न ने। उन्होंने कहा है कि वेव फंक्शन ठीक है, लेकिन एक काम करो, इसे लो, पकड़ो, मोड़ करो और इसका स्क्वायर चढ़ा दो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर हम किसी का मोड़ करके स्क्वायर कर देते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होने का कभी भी, और अगर नेगेटिव नहीं होने का तो उसी हम बोलेंगे क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या है ये, यानी कि ये पोस्टुलेट कहता है कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन x।
और फॉर्मूला हमारा ये है। यही थे हमारे क्वेश्चन बच्चों, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, और एग्जाम से मत डरो, एग्जाम की ऐसी तैसी कर दोगे तुम अगर हमारे चैनल से पढ़ोगे, चुटकियों में एग्जाम होंगे, तो है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। हम इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि ये करंट है क्या। असलियत में तो बच्चों करंट है नहीं, लेकिन हमने करंट की डायमेंशन में लिख रखा है, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर रखा है, इसलिए इसे करंट बोल रहे हैं। है क्या ये देखो बच्चों, कंडक्शन करंट क्या होता है। कंडक्शन करंट तो होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना बच्चों। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट पैदा होता है उसे कंडक्शन करंट हम बोलते हैं। लेकिन बच्चों वो एग्जिस्ट करता है तब भी जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तब भी तो करंट बनेगा ना। तो यही लिख रखी 3 पॉइंट। और कौन सा लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर, सिंपल लिख देंगे आप। इट कैरी by conductor due to the flow of charge, है ना। it exists if flow of electron is uniform, यानी कि constant हो, है ना। it define इतना, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है इसका। ये बच्चों कैसे बनता है, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा बनता है, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, जब हम चार्ज को चेंज कराएं, एक्सेलरेट कराएं, समझ गए बच्चों। ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट तरीके से फ्लो करें, जैसे कि हम चार्ज को कांस्टेंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आने वाला। इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंज। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फाई ई क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ना हुआ टाइम के रेस्पेक्ट, तो ये वैल्यू 0 दे देगा, यानी कि आईडी क्या जाएगा जी 0। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इससे तो पता ही आपको, सिंपल आपको पता चल गया है। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट फ्लो होंगे तो तब भी करंट आएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फ्लो होगा तब नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल आगे बात, चलो आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखे आते हैं बस सिंपल। देखो क्या पूछा है, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक जहां पर भी आ गया बच्चों, उसका मतलब होता है कोई चीज जो कांस्टेंट या तो चल रही है या रुकी हुई है। स्टैटिक का मतलब ये है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं आने का, बस इसका मतलब ये होता है स्टैटिक का। तो स्टैटिक का मतलब है जो चीज टाइम के रेस्पेक्ट में ना बदले, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है क्या, जनरल डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई dt होता है, ठीक है, ये होता है, हमको सबको पता है। लेकिन स्टैटिक यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो नहीं बदल रही। अगर कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, ये आ गया 0। तो क्या हो जाएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन स्टैटिक केस, डेल डॉट जे इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट है। So that the magnetic monopole does not exist, बहुत अच्छे से शो कर दिए थे हमने। किस में शो कर रहे थे बच्चे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में। क्या क्या था हमने, एक मैग्नेट देख ली थी। मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है लाइनें और साउथ पे जाती है और कंप्लीट सर्किट फ्लो करती है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट साइकिल में। हमने कोई सा भी सरफेस ड्रॉ कर लिया था, कहीं भी सरफेस ड्रॉ कर लो, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे आ रही होगी उतनी जा रही होगी। यानी कि किसी भी सरफेस पे नंबर ऑफ लाइंस जो नेट होगी वो क्या होगी, 0। तो हमने क्या कर दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, d डॉट ds। भाई फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया। पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं बच्चों में, सिंपल याद हो गया होगा, है ना, पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, v डॉट ds 0। इसमें क्या करेंगे हम, इसके इंटीग्रल से डिफरेंशियल फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, डेल डॉट g इज इक्वल टू 0। क्या पढ़ के बता रहे हैं हम यहाँ से, डाइवर्जेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेट इज 0 होता है। अब क्या करें, हमने डाइवर्जेंस लाना है, तो क्या करें भाई, ये इधर से इधर जा रही है, ऐसे बीच से काट दो, एन पोल अलग कर दो, एस पोल अलग कर लो, काट दिया बीच से। क्या ऐसा होता है, नहीं, फिर से एन और एस पोल बन जाएंगे, एन एस पोल बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैग्नेट में एन और एस पोल को अलग करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सिंगल पोल नहीं बन सकता, सिंगल का मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई, सिंपल नहीं है बात। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर। क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, अब ये भी डिफाइन किया बच्चों हमने। पॉइंटिंग वेक्टर होता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो है। इट डिफाइन एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किससे डिफाइन करते हैं, ऐसे टी क्रॉस से। क्या यूनिट होती है बच्चों, यूनिट होती है बच्चों जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू टाइम, और जूल अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट बाई मीटर स्क्वायर। सिंपल है, ऐसे ही लिखना बच्चों, इतना ही सिंपल लिखते हैं क्वेश्चन को, 2 नंबर के क्वेश्चन को। आगे बढ़ो, व्हाट डू यू, 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, समझ रहे हो बात।
हाँ सो मच, यहाँ देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस ऑफ ए वेव। इम्पीडेंस क्या होता है वेव का, अभी अभी फाइंड किया हमने, ई बाई एच की वैल्यू को इम्पीडेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि इसकी यूनिट क्या आती है बच्चों, ओम। कैसे यूनिट आती है इसकी ओम, देख लो बच्चों कैसे आती है, ई बाई एच। देखते हैं ई की क्या यूनिट होती है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। एम्पियर, एच की क्या यूनिट होती है, एम्पियर पर मीटर। मीटर से मीटर गया, ये आया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर बनेगा आर। आगे बात समझ में, ऐसा यूनिट आती है बच्चों हमारी इसकी। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, ईएम वेव का इम्पीडेंस। और क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बोल दे ईएम वेव का इम्पीडेंस। आगे चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्किन डेप्थ, और इसे बोलते हैं बच्चों, इसका दूसरा नाम भी है पेनिट्रेटिंग डेप्थ। ठीक है बच्चों, यानी कि कितना अंदर तक वेव किसी चीज को, यानी कि ये हमारा हाथ है, इसको पेनिट्रेट कर पाएगी, स्किन डेप्थ इसे बोलते हैं। क्या होगा देखो, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज द डिस्टेंस अप टू विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ई एंड एच डिक्रीज 1 by e टाइम। जहां तक इसका एम्पलीट्यूड 1 by e टाइम घट जाएगा, उसको ही हम बोलेंगे वो वाली डेप्थ हमारी, या स्किन डेप्थ। कोई दिक्कत है बच्चों, 1 by e क्यों लिया है, अब ये भी समझाया हमने। e होता है बच्चों 2.7 समथिंग वैल्यूज, यानी कि करीबन करीबन 3 ले लेंगे, यानी कि हम देख रहे हैं जहां पर हमारी वेव का एम्पलीट्यूड 1/3 घट गया हो। 1/3 ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल बहुत बेहतरीन वाला रखा हुआ है e, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हमने ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ किया है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/बीटा। देख लेना बच्चों थोड़ा सा बैक जाकर कहां पर किया है हमारी वीडियो में। चलो भाई दूसरी वीडियो में, चलो भाई ये क्या है, स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम। क्या होती है बच्चों, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बहुत अच्छे से पता है। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट, और गॉस थ्योरम क्या करती है, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में खुद ही नाम में आ रहा है डाइवर्जेंस, इसका मतलब क्या है, ई का डाइवर्जेंस। ई हमने ऐसे ही लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पर ए लिख लो, चाहे जरूरी नहीं है ई लिखना, यहाँ पर तो कुछ ही फंक्शन है। जब इसको चेंज करेंगे हम किस वॉल्यूम में, तो ये कह रही है कि यहाँ डाइवर्जेंस ले दो बस इसका। अगर यहाँ डाइवर्जेंस आ रहा है तो स्टोक में क्या आएगा, कर्ल आएगा, ऐसा भी नहीं रखना। बात खत्म हो गई, शुरू करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ो, आप खुद कर लेंगे अगर आपने 1 by 1 करके हमारी सारी वीडियो देखी है और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है, राइट द मेन कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखनी है। क्या होता है बच्चों इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है बच्चों दो वेव का आपस में इंटरफेयर करना, सही बात है। लेकिन हम कह रहे हैं सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। वो कब होगा बच्चों, वो तब होगा जब वेव हमारी कांस्टेंट फेज डिफरेंस में हो, या और फिर सेम फ्रीक्वेंसी में हो। सस्टेनेबल की बात क्या है, मतलब बच्चों सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मतलब है पूरी तरीके से या तो कंस्ट्रक्टिव हो या पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो, समझ रहे हैं। तो कब हो सकता है वो, या तो वे मतलब हमेशा ही ये कंडीशन फॉलो करेगा, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बच्चों, ऑलमोस्ट सेम, एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों, आपने अगर स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो हमने हमारी देखी होगी, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर एकदम बेहतरीन तरीके से हमने बता रखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक कंपैरिजन आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम रेस कराएं 5 बच्चों की, उनमें से 5 बच्चे हम पिक करें, एक 2 साल का, एक 10 का, एक 12 का, एक 15 का, एक 20 का, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। यानी कि हमें सेम एज के, सेम हाइट के, लगभग सेम बच्चे पिक करने पड़ेंगे, तभी हम देख पाएंगे कौन ठीक से भाग रहा है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमें वेव में भी वो ऐसे ही लेना है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस की अगर वेव लेंगे, तभी हम ठीक से देख पाएंगे उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस कंडीशन का क्या नाम है, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, यानी कि हमें सेम लेनी है दो वेव। सिंपल है बच्चों, बात खत्म हो गई है। एक ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और भी सिंपल है। ये कह रहा है बच्चों, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका केवल और केवल ये आंसर नहीं है, ये तो शॉर्ट में आप लिख के आएंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बच्चों दो सोर्स से सेम यानी कि कोहेरेंट वेव बनानी क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये जो है ना, ये सेम फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ये किसकी कंडीशन है पता है, कोहेरेंट सोर्स होने की कंडीशन है। यानी कि कोहेरेंट सोर्स कब होंगे, जब ये सब कुछ सेम हो।
तो कोहेरेंट सोर्स दो डिफरेंट सोर्सेस से क्यों नहीं बनाए जा सकते, चलो इसे देखते हैं। क्या कारण है इसके, कारण ये लिख रखे हैं साफ साफ, क्या होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रैंडम फेज डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ये तो मतलब जस्ट लिख दिया ना, पर कैसे मिलेगा ये तो समझना पड़ेगा ना, क्यों मिलेगा भाई ऐसा। दो अलग अलग, अगर हम एक एग्जांपल से समझो बच्चों, अगर हमने दो बल्ब ले लिए, दोनों फिलिप्स के हैं, दोनों सेम कंपनी से बने हुए हैं, दोनों के दोनों ही 100 वॉट के हैं और एक साथ जला रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं भाई उनसे एकदम सस्टेनेबल इंटरफेरेंस मिल रहा, क्यों नहीं उनसे सेम फेस की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिल रही। अमूमन तो मिलनी चाहिए ना, अगर आम भाषा में आम किसी से आप पूछें क्या मिलेगी, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है, क्यों भाई, क्यों नहीं मिलती। इसका कारण देख लेते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों, सिंपल सा ये है कि अगर हम बल्ब का फिलामेंट को देखें, कोई फिलामेंट ही तो जलता है, कैसे लाइट आ रही है, मतलब लाइट कैसे फेंकता है कोई बल्ब, उसको देखते हैं सबसे पहले। फिलामेंट गर्म कर रहे हैं, उसे वोल्टेज देके, वोल्टेज डिफरेंस देके, ठीक है फिलामेंट गर्म कर रहे हैं, फिलामेंट गर्म करने से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो हायर स्टेट में जा रहे हैं उठ के, ठीक है जा रहे हैं। हायर स्टेट में कब गए हैं, जब उन्होंने कुछ एनर्जी कैप्चर करी है। अब वो हायर स्टेट में कितने टाइम तक रहेंगे, 10⁻⁻8 सेकंड, और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो वो फोटोन छोड़ेंगे, वो एनर्जी जो है जो उन्होंने कैप्चर करी थी उसको रिलीज करेंगे, वो ही हम देखते हैं, वही फोटोन्स हैं, उससे ही लाइट जल रही है, उससे ही हमें दिख रहा है, उससे तुम्हें बोर्ड दिख रहा है। सिंपल बात समझ गए। अब क्यों नहीं सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेस का फोटोन निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते बच्चों, क्योंकि बच्चों हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रॉन की मोशन को। एक बात बताओ, बिलियंस ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन रखे हैं भाई, एक छोटे से पॉइंट पर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, पता है हमें इस बात का कि एक छोटे से पॉइंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फिलामेंट पर पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन तुरंत एकदम ऊपर भाग गया, और कब भाग गया वो, समझ रहे हैं बात। तो यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उनके, हम उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की मोशन को। अगर नहीं कर सकते तो दो बल्ब में एक साथ एक सेम फेस की वेव प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फोटोन पहले निकल जाएगा, कोई बाद में निकलेगा दूसरे बल्ब से, चाहे सेम टाइम पे जला लो, क्योंकि मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन की कि कब जा रहे हैं ऊपर, बिलियन में से कौन सा चला जाए पहले, कौन सा चला जाए। इसका कारण ये है, इसलिए दो सोर्सेस से कोहेरेंट सोर्स मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम बच्चों क्या टेक्निक अपनाते हैं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ना आया, समझ लो ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये अमूमन पूछते हैं, लेकिन बन गया पेपर टफ तो क्या पूछ लेगा वो, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो बताओ ऐसे दो मेथड जिससे हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, क्यों नहीं आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, रखेंगे ही आप, ये विश्वास है मुझे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो जरूर याद रखेंगे इस बात को। क्या बात है, सुनो, अगर बच्चों कोई वेव आ रही है, भाई दो मेथड है इसके, क्या, एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बनाने के, कैसे देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ही जगह बच रही है इसलिए यहाँ पर ही देख लो। एक सोर्स है, इससे वेव आ रही है, ये आ रही है वेव, ये आ रही है वेव, ये आ रही है वेव। बच्चों कैसे दिखाएंगे वेव को, समझ लो ये ट्रफ क्रस्ट है और ये ट्रफ्ट है, ये क्रस्ट है ये ट्रफ्ट है, ऐसे दिखाएंगे ना भाई, ऐसे दिखाएंगे। चलो वेव आ रही है, अब यहाँ पर लगा रखी हमने दो स्लिट। अब जब ये दो स्लिट लगा रखी है तो वेव बच्चों इससे जाएगी पार, तो क्या होगा, एक वेव का हाफ पार्ट इधर निकल जाएगा और हाफ पार्ट इधर निकल जाएगा, और क्या होगा बच्चों, ये दोनों हाफ पार्ट एकदम कांस्टेंट फेज डिफरेंस के, एकदम सेम फ्रीक्वेंसी के, एकदम सेम एम्पलीट्यूड के। इसे बोलते हैं क्या बच्चों मेथड को, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या हमने वेव फ्रंट को डिवाइड नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड समझो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे। एक और बात ध्यान रखने की है, दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ो, पहला, दूसरा क्या क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा ये हो सकता है कि जो भी इंटेंसिटी, समझो कि एक सोर्स से वेव आ रही है, उसकी 100% इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, वो यहाँ पर कोई स्प्लिटर रख दो जिससे हाफ वेव ऊपर चली जाए 50% और 50% नीचे चली जाए,
क्या अब भी हमने दो वेव नहीं बना ली, 50% ऊपर 50% नीचे? ये कहां पर यूज करा था हमने बच्चों, ध्यान है आपको कुछ? न्यूटन रिंग में। ये वाला ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, न्यूटन रिंग में ये हमने यूज किया था। बताओ बात समझ में आ गई क्या नहीं? बिल्कुल आ गई। तो ये दो मेथड भी है। एक और क्वेश्चन हो गया आपको शॉर्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। टिक करते जाओ इन्हें, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है बच्चा हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर में। क्या है? थिक फिल्म shows no color in interference, why? एक्सप्लेन करो भाई। हम बच्चों अपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी, हमने अपना टाइटल ही डाल रखा है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। डाल रखा नहीं, हर जगह पढ़ते हैं आपके थिन फिल्म से इंटरफेरेंस हुआ है, इसकी कंडीशन ही होती है वगैरह वगैरह। उसका पार्ट डिफरेंस आता है 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2, स्टोक ट्रीटमेंट लगा देते हैं, सब पता है। लेकिन क्या गौर दिया है बच्चों? मैंने बताया था, वैसे गौर दिया होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे से दिया होगा। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका नाम थिन क्यों है भाई। थिन फिल्म क्यों ले रहे हैं और कितनी थिन होनी चाहिए? मैंने बताया था थिन होनी चाहिए कितनी बच्चों, जितनी हमारी आंखों की देखने की विजिबिलिटी है, मतलब जहां तक हम कलर को विजुअलाइज कर पाते हैं। कितने तक कर पाते हैं बच्चों? करीबन करीबन 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेवलेंथ। कर नहीं पाते, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी थिन फिल्म कितनी होनी चाहिए? इतनी ही थिन होनी चाहिए। और अगर इससे थिक हो गई तो क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं दिखेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखेंगे इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इसलिए नहीं दिखेंगे बच्चों, अगर हमारा पार्ट डिफरेंस बढ़ जाता है वेव का, यानी कि हमारी फिल्म इस बार थिक हो गई, तो क्या होगा? वहां पर इतने ज्यादा इंटरफेरेंस होंगे अंदर ही अंदर कि वे आपस में ही अपने आप को क्रॉस आउट कर जाएंगे, यानी कि आपस में ही वे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास इसको समझने का। भाई ये तो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इसे समझो। थिन फिल्म thick film shows no interference because the light wave travel large path, जो मैंने बताई है बात अभी, due to which they mix up and they cancel out each other। आपस में कैंसिल हो जाएंगे मिक्स होने के कारण, जब पाथ इतना ज्यादा चल लिया उन्होंने। ये बच्चों बात समझ में आ गई सबको? अब इसका एग्जांपल समझो। समझो दो बच्चे हैं, एक ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं, वो दो बच्चे एक ही ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। हम देख रहे हैं बाहर से, विजुलाइज कर रहे हैं उन्हें कि भाई देखते हैं कैसा कूद रहे हैं। जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं। कहाँ से? सबसे सिंपल चैनल से फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है काई को भाई, वही है ना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देखो अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि जब दोनों बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब दोनों बच्चे अपोजिट जा रहे हैं, एक बच्चा ऊपर जा रहा है एक बच्चा नीचे जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज सीखा मैंने, देख तो ये बता दिया। दूसरा दोस्त जो भी कह रहा होगा तुम्हें बताइए। चलो ठीक बात है। चलो अब बच्चे एक काम करो, दो ट्रैम्पोलिन लो और उनके बीच की डिस्टेंस कर दो 100 मीटर, ठीक है। करीबन करीबन 100 मीटर पर रख दे, एक उधर है एक उधर है। अब एक बच्चे को तुम देख रहे हो इस वाले ट्रैम्पोलिन पे, वो जा रहा ऊपर की तरफ, और जैसे ही तुमने नाड़ घुमाई इधर की तरफ, अब दूसरे बच्चों को देखा वो आ रहा नीचे की तरफ। लेकिन बच्चों एक बात सिंपल सा ध्यान ध्यान दो इस बात पे, जब तुमने नाड़ घुमाई है, क्या पता इतनी देर में वो भी ऊपर जा रहा हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है समझ में आई बात? यानी कि क्या पता वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो और तुम्हें विजुअलाइज ऐसा हो रहा है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कुल मिला के बात क्या है? विजुअलाइजेशन पे। तो क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई? नहीं, यही काम यहाँ पर है। जब हमारी थिकनेस बढ़ जाती है तो हमारी जो रेंज है देखने की 4000 से 7.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में, वहां तक हमारी विजुअलाइजेशन खत्म हो जाता है, मतलब उसके बियॉन्ड चली जाती है वो थिकनेस, और होनी चाहिए उसी रेंज में। और उससे बाहर जाते ही हमें क्या होगा? विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और जहां पर विजुअलाइजेशन खत्म हो गया तो कैसा इंटरफेरेंस और कैसा डिस्ट्रक्टिव कैसा कंस्ट्रक्टिव? बताओ बात समझ में आ गई क्या नहीं? है ना सिंपल क्वेश्चन से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। सारे बच्चे लिख के आएंगे, देखना। यही छोड़ते हैं बच्चों तुम, ये दोनों नंबर के क्वेश्चन ही छोड़ के आते हो तुम पेपर में, अब नहीं छोड़ने के। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा तीसरा भी ठीक हो गया है। चलो भाई फोर्थ पे चलते हैं।
फोर्थ तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्थ? वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर। भाई न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होती है? सर्कुलर क्यों होती है भाई? सर्कुलर, भाई एक अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तुम तो ऐसे लिख सकते हो कि वहां पर सर्कुलर इसलिए होती है क्योंकि न्यूटन रिंग में जो जो हमारे पास apparatus है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है और एक प्लेट यूज हुई है, और कॉन्वेक्स लेंस जब प्लेट के ऊपर रखी जाती है तो उनके बीच में एयर गैप बन जाता है। उस एयर गैप की वजह से ही हमारी फिल्म जो बनती है सर्कुलर बनती है। लेकिन इससे कुछ समझ में आया? एयर गैप तो बन गया, लेकिन हुआ क्या? सर्कुलर कैसे बन गई वो? है ना, सर्कुलर ऐसा बनेगी, देखो इसको रफ करो और यहाँ पर ही देखते हैं बच्चों कैसा बनी सर्कुलर। देखो विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये हमारा क्या है बच्चों? ये है हमारी, ये हो गया हमारा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर रखी है फिल्म, यहाँ पर एयर फिल्म बन गई है। चलो एयर फिल्म बन गई। देखो बच्चों अब ये क्या होगा? ये पूरा सर्किल बना रहा होगा ना, ऐसा पूरा सर्किल बना रहा होगा। अब वेव यहाँ पर डल रही होगी, समझो वेव यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यानी कि सर्किल बना रही होगी। और सर्किल की पूरी रेडियस पे, पूरी की पूरी रेडियस पे क्या एकदम इक्वल डिस्टेंस नहीं रहने की थिन फिल्म की, एयर की जो फिल्म की थिकनेस रहेगी कहां पर? एकदम उसकी रेडियस पे, पूरी की पूरी रेडियस, है ना बच्चों? बाहर पे, बाहर उसकी रेडियस पे पूरी की पूरी, डायमीटर बस हो रही उसके, या कहीं भी किसी पॉइंट पर लो तुम, भाई एक सर्किल ले लो, बस बस एक पूरा सर्किल ले लो, किसी पॉइंट पर लो ना, यहाँ ले लो, क्या बिल्कुल इक्वल थिकनेस नहीं रहने की एयर की उस पूरी की पूरी रेडियस के लिए? सोच के देखो, विजुअलाइज करो इस चीज को सर्कुलर रूप में, बिल्कुल होगी। और जब बच्चों इक्वल डिस्टेंस होती है ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर, पता है ना ये बात? क्योंकि फेज डिफरेंस भी तो सेम आएगा वहां पर, समझ रहे हैं बात? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण क्या होगा? हमें फिल्म दिख रही है, कैसे दिख रही है? सर्कुलर दिख रही है। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पर नहीं दिख रही, लेकिन वो भी तो सर्कुलर दिखेगी ना। भाई एक बात बताओ, एक फ्रिंज ये है ब्राइट, एक फ्रिंज ये है ब्राइट, क्या इसके बीच का गैप अगर मैं बना भी ना रहा हूं, ड्रॉ भी नहीं करा इसको मैंने, लेकिन है तो सर्कुली है तो सर्किली है भी, तो ये डार्क कह दी मैंने। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। देखो क्या लिख रखा है, न्यूटन रिंग का सर्कुलर बिकॉज द एयर लेयर between the curved lens and the flat glass has the same thickness in circle diameter and constructive interference depend on the same thickness। किस पर डिपेंड करता है constructive interference? सेम थिकनेस पे ही डिपेंड करता है। बच्चों आ गई होगी बात समझ? चलो एक और टिक हो गया, आ गई होगी बात समझ मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, तो इसमें इंटरेस्टिंग ना होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। रेले का क्या क्राइटेरिया होता है रिजोल्यूशन का? रेले ने क्या बताया कि भाई रिजोल्व हो जाएगी दो पीक के, जो कोई दो पीक रिजोल्व हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, कोई दो पीक नहीं हो सकती। रिजोल्यूशन होता है क्या बच्चों? रिजोल्यूशन होता है दो पॉइंट को सेपरेट कर देना, यानी कि दो आपस में ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लाइनें जो दूर से दिख रही हो कि वे दो एक लाइन है, लेकिन नजदीक जाके उन्हें जूम करके जब देखें, है ना, तो पता चलता है दो लाइन है। तो उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है और क्या कंडीशन है कि वो सेपरेट हो सकती है और क्या कंडीशन ऐसी है कि सेपरेट ही नहीं हो सकती? वो है रेले क्राइटेरिया। वो है क्या? वो ये है कि अगर एक पीक का मैक्सिमा दूसरे पीक के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, ये कर रहा, तभी उसी केस में ये रिजोल्व हो सकती है, वरना कोई कंडीशन नहीं है कि इसको रिजोल्व कर पाएगा कोई। बस समझ रहे हो बच्चे? उसका प्रूफ करा रखा है हमने, वीडियो अपलोड करी है, जिस वीडियो है बच्चे वो एनसेलेट पे है ना, उसमें रिजोल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर दोनों दिख रखी है हमने, और उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है इसको कि कैसे प्रूफ होता है ये, है ना बच्चों? प्रूफ क्या होता है इसका कि ये जो डिप आएगी बच्चों, जो इसका मेन पॉइंट आएगा दोनों का, ये आएगा मेन पॉइंट, ये आएगी डिप, इसकी बच्चों होती है वैल्यू 8/π²। इसका भी प्रूफ आ जाता है कभी कभी, वो प्रूफ हमने वहां करा रखा है, उसे देख लेना, वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ पे नहीं गया। क्या है बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन? सिंपल, रेले क्राइटेरिया है क्या? क्या है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड करना चाहिए, बात खत्म हुई, तब तक रिजोल्व हो सकते हैं वरना नहीं होगी। देखो ये वाली पीक रिजोल्व नहीं हो सकती, क्यों? एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से अटैच ही नहीं हो रहा, नॉट रिजोल्व, ये हो नहीं सकती रिजोल्व।
बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। हार्ड लगते थे बच्चे, है ना? सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर क्या है बच्चों? रिजॉल्विंग पावर मतलब दो पॉइंट को रिजॉल्व करना। किस हद तक कोई इंस्ट्रूमेंट दो पॉइंट को रिजॉल्व कर सकता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर है। और क्या दिक्कत है? थ्योरी रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज टू सी टू नियर बाई ऑब्जेक्ट एज सेपरेट नॉट ब्लर टुगेदर। मतलब जहां तक वो ब्लर ना दिखे उसको सेपरेट करने की उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की? रिजॉल्विंग पावर। बच्चों इसे रटो मत, बिल्कुल भी किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस को या किसी भी चीज को मत रटो। अगर आपको रटना पड़ रहा है किसी भी कीमत पे तो मुझे कमेंट्स कर दो, मुझे फोन कर लो, मेरा नंबर ले लो, आपको पता हमारे चैनल पे चले जाओ, कमेंट्स कर लो, मुझे बता दो कि मुझे ये रखना पड़ रहा है। मैं उसको उसी 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद उस पर ही वीडियो बना के, या शाम को या सुबह को कभी वीडियो बना के तुम्हारे पास डाल दूंगा। लेकिन तुम्हें रट्टाफिकेशन से दूर रखना मेरा काम है। चलो बच्चों ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द डिस्कस द डिस्पर्सन पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की क्या एक्सप्लेन करनी है हमें? डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये समझो डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर का तो बाद में जाएंगे ना, ये भी बच्चों हमने एनसीलेट वाले वीडियो में बता रखा बहुत अच्छे से। क्या होता है बच्चों डिस्पर्सिव पावर? क्या आपने सुना है डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन की वजह से ही बच्चों हमें रेनबो दिखाई देते हैं, है ना बच्चों? रेनबो में कलर दिखाई देते हैं ना, बहुत सारे मल्टीपल कलर। वो क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? रेनबो कब दिखाई देता है? जब हमारा रेनी मौसम हो, यानी कि बादल हो। और जब बादल होंगे इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारा वहां पर वाटर की डेंसिटी बदली हुई होगी, कहीं पे ज्यादा ड्रॉपलेट होंगी, कहीं पे कम पानी, कहीं पे ज्यादा पानी। उसकी वजह से क्या हुआ? जो सन से लाइट आ रही है उसको वेरिंग हुई हुई डेंसिटी मिली, यानी कि कहीं पे ज्यादा डेंसिटी, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम डेंसिटी। सही बात है। उससे क्या हुआ? अब जो लाइट आ रही होगी उसकी वेलोसिटी इफेक्ट नहीं करी होगी कम डेंसिटी वाले ने, और ज्यादा इफेक्ट करी होगी किसने? ज्यादा डेंसिटी वाले ने। यानी कि वेलोसिटी घट बढ़ रही होगी। और अगर वेलोसिटी घट बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। और अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर दिख जाएंगे। वेवलेंथ का चेंज होना ही तो कलर दिखना है। लार्ज वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? रेड कलर। और स्मॉल वेवलेंथ क्या होगा? वायलेट कलर। रेड से इधर की तरफ चले जाओ तो कम वेवलेंथ की तरफ जाओगे, इधर से इधर आ जाओ ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जाओगे। सारा खेल वेवलेंथ का ही तो है। और वेवलेंथ कौन चेंज कर रहा है? वेलोसिटी के कारण। वेलोसिटी कौन चेंज कर रहा है? डेंसिटी के कारण। और इसी फैलाव को, यानी कि वेव के फैल जाने को मल्टीपल कलर में डिस्पर्जन बोलते हैं। और यही है यहाँ पर भी, क्या है? डिस्पर्सिव पावर, मतलब डिस्पर्जन आ जाना किसी भी चीज से। यहाँ पर डिस्पर्जन किस में आ रहा है? देखो भाई, ये थी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है बच्चों। वेव जानी थी सीधी, लेकिन वेव गई एक एंगल बनाकर, थीटा एंगल बनाकर। समझ रहे हैं बच्चों? तो यानी कि जब थीटा एंगल बना के गई है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमारी वेवलेंथ कितनी बदल गई होगी? यानी कि थीटा चेंज विद रेस्पेक्ट टू, या वेवलेंथ चेंज विद रेस्पेक्ट टू थीटा, या थीटा चेंज विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाती है ग्रेटिंग की। और क्या कहलाएगा? और क्या होगा? ये तो होगा बिल्कुल डी थीटा बाई डी लैम्डा। चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो एक सिंपल सा, एक छोटा सा हमने डेरिवेशन भी कर दिया। यहाँ पर क्या दिक्कत है? क्या होता है बच्चों ग्रेटिंग इक्वेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। क्या होता है? ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एल लैम्डा। याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप डेरिवेशन करेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगा खुद ही, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली चले होंगे तो बिल्कुल आप सीधे लिख देंगे ऐसा। सही है बच्चे। यहाँ डी थीटा बाई डी लैम्डा आ रहा लाना हमें किसी भी तरीके से, डिस्पर्सिव पावर बना रही ना। क्या करो? एक बार इस पूरी इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर दो। भाई पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर दिया। देखो क्या आ गया? ये नहीं आ जाएगा भाई, ये cos थीटा आ जाएगा, डी थीटा बाई डी लैम्डा आ जाएगा, एन लैम्डा हट जाएगा। डी थीटा बाई डी लैम्डा की फाइंड कर लो वैल्यू, क्या आ गई? n डिवाइडेड बाई ई प्लस डी cos थीटा, है ना? सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये भी टिक मारो। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? 8 नहीं, वैसे ये 9 है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐड, तो आपके थर्ड यूनिट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे शॉर्ट। आते कितने हैं? 2। हो ही नहीं सकता इससे बाहर आ जाए कुछ, हो ही नहीं सकता। नहीं आएगा बेटा, एकदम टेंशन फ्री रहो।
ये क्या है बच्चों, अब आगे व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा, मतलब मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा होते क्या है, क्या होते हैं बच्चे पता है, या तो एनसिलिट या फिर डबल स्लिट में होते हैं। ये क्यों होते हैं बच्चों, पहले तो समझ लो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है बच्चों, जब हमारा इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा, किसका मैक्सिमा, इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से मैच कर जाए, समझ रहे हो बच्चों, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन दोनों आएंगे। जब हमारा इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के मिनिमा से अटैच हो जाएगा जिस पॉइंट पे, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। क्यों भाई, समझो मैक्सिमा बन रहा है +0.1 पे और मिनिमा आ रहा है -1 पे, तो दोनों दोनों तो खत्म हो गए, जीरो कर दिया ना उसने, तो जीरो ही हो जाते हैं। एब्सेंट स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं इसे, यहाँ पर स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलता। ये केस कब हो सकता है बच्चों, ऑब्वियसली तब जब इंटरफ्रेंस हो। क्या सिंगल स्लिट में इंटरफ्रेंस होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो सिंगल स्लिट में मिलेंगे एब्सेंट स्पेक्ट्रा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, डबल स्लिट से मिलने शुरू होंगे, डबल स्लिट में भी मिलेंगे, एन स्लिट में भी मिलेंगे, और दोनों में सेम ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन बदलेंगे कोई, चाहे एन स्लिट ले लो, बस कंडीशन बदल जाएगी, कहाँ कहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। समझ गए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। जब इंटरफ्रेंस का मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के मिनिमा से अटैच हो जाता है तो एब्सेंट हो जाते हैं, वहां पर कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। अब क्या लेंगे हम, ऑब्वियसली क्या लेंगे, दो इक्वेशन, कौन कौन से, भाई इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा की इक्वेशन उठाएंगे, डिफ्रैक्शन की मिनिमा की इक्वेशन उठाएंगे, उससे सोल्व करके देखेंगे क्या कंडीशन आई। भाई ये क्या होती है बच्चों, ये होती है इंटरफ्रेंस के मैक्सिमम कंडीशन, ए प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, ऐसे ही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, ये लिख रही होती है बच्चों। अब क्या मुझे बताओ बच्चों, कॉन्सेप्चुअल आप चल रहे हैं क्या नहीं, अब मुझे ये बताओ, क्या डिफ्रैक्शन में डी आएगा, डी क्या होता है बच्चों, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और डिफ्रैक्शन तो एक स्लिट से हो जाता है, तो डी का क्या काम डिफ्रैक्शन में, देखो ये आ रहा ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, यहाँ पर एन है तो यहाँ एम आ रहा, क्यों रटना इन्हें भी बेटा, बिल्कुल नहीं रटना इन सब चीजों को, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझो। क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे, ये आ गई कंडीशन हमारी। अब देख लेते हैं इसको अलग अलग केस से। पहला केस क्या किया हमने, जब ई बराबर डी कर दिया, भाई ई बराबर डी करके देख लेते हैं, भाई डिपेंडेंसी तो ई और डी पे जा रही सारी, तो डी को ई को फिक्स कर लो, डी को वेरी कर लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी कर लो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर दोगे। तो ई बराबर डी कर दिया तो क्या हुआ, n बराबर 2m आ गया। अब m की वैल्यू क्या हो, 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं हो सकती, ये पता होगा तो मैं जीरो की नहीं हो सकती, अगर जीरो हो गई ना वो, तो ये मिनिमा नहीं बचेगा, मैक्सिमम आ जाएगा वो कंडीशन। और m क्या है, देखो मिनिमा के लिए आ रहा है, आ रहा है ना मिनिमा के लिए। ये कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हमने एनसिलेट वाले अपनी वीडियो में, देख लेना बहुत अच्छे से। तो बच्चों m की वैल्यू रखते चले जाओ, वहां पर m की वैल्यू 1 रखी, सेकंड आया, फोर्थ आया, सिक्स्थ आया, है ना, 1 2 3 रख के। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा e बराबर d होगा तो हमारे सेकंड फोर्थ सिक्स ऑर्डर वाले पैटर्न मिसिंग रहेंगे, हमारे जो स्पेक्ट्रम आएगा पूरा का पूरा। सही बात है बिल्कुल। अब सेकंड केस पे आ जाओ, सेकंड केस में हमने यहाँ का रखा है, कोई नीचे जगह नहीं बची थी बच्चों। क्या है सेकंड केस, जब हम d को हाफ कर दें, e बराबर d/2, भाई क्वेश्चन ऐसा आ गया अगर कि जब हम अगर d को d/10 कर दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ना, d/10 कर देना, इक्वेशन निकाल देना, जो भी कंडीशन आएंगे इसमें क्या है, कितना भी हो जाए, चाहे 1000 हो जाए 1000 करेगा नहीं बस। तो बच्चों e बराबर क्या आएगा, d/2, तो क्या आ जाएगा, n बराबर 3m। अब m की वैल्यू फिर से रख दे जाओ, तो क्या इस पे कौन से स्पेक्ट्रम मिसिंग होंगे, थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ ऑर्डर मिसिंग आ गए, है कुछ इनमें, कुछ भी नहीं है, नथिंग इनमें, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है, जैसे हमारा चैनल, समझ गए। देखिए क्या है बच्चों, इससे बाहर नहीं आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन शायद, है ना बच्चों, ये सारे के सारे सिलेबस को कवर करने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, यानी कि लेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हमने तो पहले ही पढ़ ली है, मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली कोहेरेंट होती है लाइट, है ना बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होती है, यही तो पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी। भाई यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव बिल्कुल जाती है। हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली लिखा रहेगा बच्चों, जहां भी लिखा रहेगा ज्यादातर हाईली, क्यों, क्योंकि लेजर में ये बहुत हाई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसा कि मोनोक्रोमेटिक मतलब हाईली का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ही कलर होगा उसमें, मिक्सिंग ऑफ कलर नहीं होगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंपल है बच्चों, बिल्कुल।
आगे देख लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों? दूसरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोअर डाइवर्जेंस, यानी कि इसमें डाइवर्जेंस बहुत ही कम होगा। जिस चीज में डाइवर्जेंस बहुत ही कम होगा, डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों? फैलाव, वो क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल होगी। दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरा क्या बच्चों? हाईली कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होती है बच्चों? कोहेरेंट कौन से सोर्स होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, फेज सेम हो, है ना, ये सेम ही होते हैं इसमें यहाँ पर। और बच्चों अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी में एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली वो हाईली इंटेंस होगी, चीज जो भी बनेगी वो लेजर हाईली इंटेंस होती है। चलो भाई तीनों हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों रेड कलर से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वही करने हैं फिर इंपॉर्टेंट ही। अगर कोई बच्चा जल्दी में है और नहीं करना चाह रहा सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट तो जरूरी करने हैं। चलो भाई क्या है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन? हमने डिफरेंस लेजर के बेसिक में समझ लिया था, है ना बच्चों। क्या क्या डिफरेंस होते हैं यहाँ पर देखो। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है बच्चों? स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते हैं, जो फोटोन छोड़ते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली गिरते हैं। स्पॉन्टेनियसली का मतलब जो फोटोन निकलते हैं उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता आपस में, यानी कि रिलेशन मतलब ना तो वो फेस में होते हैं कि ना एम्पलीट्यूड सेम होता, ना फ्रीक्वेंसी सेम होती, ज्यादातर ये देखा गया है। तो बच्चों उससे क्या होगा? उससे ये होगा उनके बीच में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा। फेस रिलेशन नहीं होगा तो लेजर नहीं बनेगी भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां से हो जाएगा अगर फेस रिलेशन नहीं है? पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बच्चों अगर फेस रिलेशन नहीं है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? कोहेरेंट नहीं है वो सोर्स, यानी कि वो जो जो फोटोन निकल रहे हैं कोहेरेंट नहीं है, तो इसका नाम ही दूसरा लिख दिया। क्या होगा? नॉन कोहेरेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? हमने भी बहुत अच्छे से फाइंड कर ली थी स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी। बच्चों स्पॉन्टेनियस है तो एनर्जी पर डिपेंडेंसी तो है नहीं यहाँ पर। तो कौन से एटम गिर रहे हैं? N2 वाले नीचे गिर रहे हैं, तो किस पे डिपेंडेंसी आएगी? केवल N2 पे। ये रहा। और आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या आएगा? A21। ये भी जान लिया था हमने स्पॉन्टेनियस के लिए A21 क्यों आता है। बस सिंपल हो गई। अब बच्चों अगर ये सारी प्रॉपर्टी है इसमें तो लेजर कोई बनाएगा? ये बिल्कुल नहीं बनाने का। तो ये क्या करता है बच्चों? डिसफेवर करता है लेजर का। सिंपल बात है। अब बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी कौन रखेगा? स्टिमुलेटेड एमिशन बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी रखेगा। देखो कैसे भाई, ये अगर पता है तुम्हें तो इसका अपोजिट यही तो है। क्या है इसका अपोजिट? इसमें जो फोटोन इमिट होते हैं वो एक ही फेस में होते हैं, लिख दिया। अगर एक ही फेस में होंगे तो कोहेरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एनर्जी पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम खुद से काम कर रहे हैं, और जिस भी मीडियम में हम, जिस भी प्रोसेस में हम खुद से काम करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? स्टिमुलेटेड। नाम ही स्टिमुलेटेड आ जाता है उसका। तो यहाँ पर खुद से काम करते हैं तो स्टिमुलेटेड आ गया, यानी कि एनर्जी आ गई। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? B1 to N2 और यू न्यू। और क्या होगा बच्चों? लेजर को फेवर करेगा ही। ऑब्वियस सी बात है, तो लेजर को फेवर करेगा ही, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैच हो रही है लेजर की। आगे चलते हैं बच्चों। चलो दो क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाले जो दो अगले क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन? मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, पॉपुलेशन का इन्वर्ट हो जाना। यानी कि पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज प्रीफर करती है लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी कहाँ होती है? ग्राउंड स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन हमने क्या करना है? स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए उल्टा करना है उसको, तभी स्टिमुलेटेड एमिशन हो पाता है। बहुत अच्छे से समझ लिया हमने अपनी पूरी लेजर की वीडियो में, है ना बच्चों। तो क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों क्या है? नॉर्मल स्टेट में क्या होगा? N1 ग्रेटर देन N2 होगा। लेकिन आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा? N2 ज्यादा हो जाएंगे, N1 कम हो जाएंगे। इसे ही क्या बोलते हैं हम? पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, बहुत से सिंपल वे में। चलो आगे। अब क्या कर पढ़ेंगे बच्चों? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है भाई? मेटास्टेबल स्टेट एक तरीके से हायर एनर्जी स्टेट ही होती है, लेकिन अंतर केवल इतना होता है, हायर एनर्जी स्टेट का हमारा लाइफ टाइम कितना होता है इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का? वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड, जबकि हमारी मेटास्टेबल स्टेट को होता है 10⁻³ सेकेंड। केवल अंतर इतना है। तो ये लिख दो बस, सिंपल अंतर ये दिखा दो बस, बना के बात खत्म हुई। इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है, इसका 10⁻8 होता है। ये भी एक तरीके से हायर स्टेट होती है। ये एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। डिफाइन पंपिंग और एनर्जी सोर्सेस। ये क्या होते हैं एनर्जी सोर्सेस और पंपिंग? बच्चों ये हमने लेजर वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्कस करने थे। ये थोड़ा सा समझ लो, है ना बच्चों। क्या होते हैं पंपिंग?
पंपिंग से ही, नाम से ही डिफाइन हो रहा है ना बच्चों, पंप करना किसी चीज को, यानी कि उठा के ऊपर ले जाना। भाई पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर किया कैसे है पॉपुलेशन इन्वर्जन? भाई कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स दिया होगा, जब तो इलेक्ट्रॉन पंप होकर ऊपर गए हैं। बिल्कुल, तो उसके कितने सोर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है बच्चों। कई सारे सोर्स होते हैं, 3-4 सोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली सोर्स पढ़ना है। मेनली कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑप्टिकल, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ऑप्टिकल क्या हुआ बच्चों? जिसमें हम, ऑप्टिकल का मतलब होता है, ऑप्टिक्स का ही मतलब होता है फोटोन की स्टडी, यानी कि जहां पर हम फोटोन डाल दें। भाई डायरेक्ट लाइट डाल दी, फोटोन डायरेक्ट डाल दिए, तो क्या हुआ, वहां से ग्राउंड स्टेट पे फोटोन डाले, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्सॉर्ब करे, ऊपर चले गए वो। कहां पर होता है ऐसा बच्चों? हमारा रूबी लेजर में होता है ऐसा। रूबी लेजर में हम जिनोन लैंप यूज करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, आपको पता होगा। तो जिनोन लैंप क्या करता है? फ्लैश लाइट डालता है उस पर, फ्लैश लाइट डली, फोटोन डले, क्रोमियम आयन ने उसे एब्सॉर्ब करे, ऊपर चले गए। तो इसका ऑप्टिकल पंपिंग का एग्जांपल क्या है? बच्चों? रूबी लेजर। अब आ जाओ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में कौन रोल प्ले करता है बच्चों एक्साइट करने का? इलेक्ट्रॉन्स, इसका नाम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? देखो सिंपल, हेलियम नियॉन लेजर लो। हेलियम नियॉन लेजर में क्या था? गैस थी ये, हीलियम और नियॉन अलग अलग गैस इधर उधर भागी फिर रही होगी, समझो एक किसी डब्बे में। अब उन्हें एक्साइट करना है। अब उन्हें एक्साइट कैसे करेंगे? भाई उनके जैसे पार्टिकल लेने पड़ेंगे ना हमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो उन्हें टक्कर मारे, जो उन्हें टक्कर मार के ऊपर ले जाएं, उन्हें एनर्जी ट्रांसफर कर दें। तो उनको टक्कर कौन मारेंगे? इलेक्ट्रॉन मारेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एज ए एनर्जी सोर्स लेते हैं। कैसे? कैथोड एनोड लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो किससे टक्कर मारेंगे? हीलियम से टक्कर मारेंगे। क्यों मारेंगे बच्चों हीलियम से? क्योंकि हीलियम बहुत ज्यादा है वहां पर, 10:1 या 7:1 रेशो नहीं होता उसका। हीलियम को जब एक्साइट कर देंगे तो हीलियम किसे एक्साइट कर देगी? नियॉन को। नियॉन ऊपर पहुंच जाएगी। ये तो काम था हमारा हीलियम नियॉन में। बिल्कुल समझ गए बच्चों बात? अच्छे से समझ गए क्या होते हैं एनर्जी सोर्स? ये होते हैं एनर्जी सोर्स। पंपिंग सोर्स बोल दो, एनर्जी सोर्स बोल दो। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे चलो बच्चों, आगे क्या है बच्चों? एडवांटेज ऑफ 4 लेवल लेजर ओवर 3 लेवल लेजर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। एडवांटेज लिखना है हमारा 4 लेवल लेजर का कंपेयर टू 3 लेवल लेजर में क्या एडवांटेज आएगा। बच्चों देखो सिंपल, अगर तुमने वीडियो देखी होगी ठीक से, क्या एडवांटेज होता है? भाई सबसे पहले तो हमारा टाइम गैप हट जाएगा, तो हमें पल्सेस नहीं मिलेगी, हमें एकदम कंटिन्यूअस बीम मिलेगी फोटोन की। कौन से लेजर में? 4 लेवल लेजर में। कौन सी थी? हीलियम नियॉन में। पहला एडवांटेज ये हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या होगा बच्चों? हायर एनर्जेटिक बीम मिलेगी हमें। अगर हमारी पल्सेस खत्म हो गई तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो यही बता रखा है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन होगा। कंटिन्यूअस ऑपरेशन का मतलब है बीच से टाइम गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल होगा। पंप, अब क्या होगा और क्या होगी बच्चों? और एडवांटेज क्या होगा? पंपिंग नीडेड मच लोअर देन द 3 लेवल लेजर। भाई पंपिंग जो होगी उसकी, जो हम पंपिंग करा रहे हैं उसमें हीलियम नियॉन लेजर में बहुत कम जरूरत पड़ेगी। क्यों बच्चों? गौर से वीडियो देखना वहां पर, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन रुकता नहीं है। समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा उसको क्यों नहीं रुकता, वो बहुत अच्छे से समझा दिया हमने। तो यहाँ पर कम पंपिंग की जरूरत पड़ेगी, और कम पंपिंग की जरूरत पड़ेगी और एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो इससे बेटर क्या है? देखो एफिशिएंसी ऑफ 4 लेवल लेजर मच बेटर देन द 3 लेवल लेजर। समझ गए बच्चों? क्योंकि टाइम गैप घटा दिया था हमने, बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने इसको। चलो भाई हो गया हमारा 6 क्वेश्चन भी। 7 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। क्या? वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, किस पे बेस है वो बता दिया था मैंने। ऑप्टिकल फाइबर का अगर पार्ट तुमने देखा होगा, किस पे बेस है? टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस है। क्या होता है ये देखो, हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया है वेव की। क्या? जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो वो दूर भागती है नॉर्मल से। देखो डेंसर ये है, रेयर ये है, दूर भाग रही है। ठीक है, अब क्या करा? अब थोड़ा सा ओल्ड टिल्ड करा दिया इस एंगल को। अगर थोड़ा सा ओल्ड टिल्ड करा दिया है तो सीधी चली गई। ये डेंसर और रेयर के बीच में फंस गई इस बार। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल। इसको थीटा सी नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल है। और अगर हमने थोड़ा सा और टिल्ड करा दिया तो ये कौन से मीडियम में चली जाएगी? डेंसर के डेंसर में रह जाएगी। देखो ये रह गए डेंसर के डेंसर में। नीचे वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर। ऊपर वाला कौन सा है? रेयर। तो क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो गया, यही तो हो गया टीआईआर। और इसी पे वैसा क्या हमारा ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। डायग्राम बना देना, ये लिख देना बस, टीआईआर पे बेस है, बात खत्म। 2 नंबर आ गए। बहुत सिंपल होते हैं बच्चों 2 नंबर लाने, और हम इन पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं।
और हमारे चैनल का काम क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाना आपको। तो 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे पहला करोगे तुम, समझ गए बच्चों, और न्यूमेरिकल नहीं छोड़ोगे एक भी। आगे देखो बच्चों क्या है, कंपोनेंट लिखने ऑप्टिकल फाइबर के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बफर कोटिंग होता है। कोर क्या होता है बच्चों, इनर मोस्ट पार्ट होता है किसका, हमारे ऑप्टिकल फाइबर का। यहाँ पर ही हमारा TIR फॉलो होता है। किससे बना होता है, बहुत कुछ लिख सकते हो, तो मैंने बहुत कम चीजें लिखी हैं। किससे मिला होता है, मिलके बना होता है बच्चों, प्लास्टिक या ग्लास से या फिर कंपोजिट से उसके। क्लैडिंग क्या होती है, उसके ऊपर वाला पार्ट होती है ना। क्लैडिंग का मटेरियल कैसा होता है, रेयर होता है कंपेयर टू कोर, क्योंकि कोर को कैसा बनाना है, डेंसर, क्योंकि TIR कराना है। और वेव कहाँ की कहाँ जा रही है, डेंसर की डेंसर में, तो कोर को कैसा बनाएंगे, डेंसर बनाएंगे। बफर कोटिंग क्या है बच्चों, ये बफर कोटिंग अपर मोस्ट लेयर है किसकी, फाइबर ऑप्टिक्स की। क्यों है बच्चों ये फाइबर की, जिससे ये धूप से बचाए, गर्मी से बचाए, है ना, और बहुत सारी चीजों से बचाए, ह्यूमिडिटी से बचाए, पानी से बचाए हमारे किसको, कोर को। इसलिए हमने बफर कोटिंग कर रखी है। आसान है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे पढ़ो। कभी कभी बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर पेपर टफ बना है थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों लॉस भी तो होगा ना, अब वो लॉस बताना हमें किस तरीके से लॉस होगा। देखो पहला क्या है, स्कैटरिंग लॉस। ये स्कैटरिंग लॉस कब होगा, स्कैटरिंग लॉस तब होता है बच्चों जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देखो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन बोल रखा है यहाँ पर, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा हमने जो कोर बनाई है, पता चला वो बना रखी है हमने प्लास्टिक की, और पता चला उसमें इम्प्योरिटी आ गई कहीं पे, इम्प्योरिटी मतलब पता चला उसमें प्लास्टिक की जगह कोई दूसरा मटेरियल हल्का सा माइक्रो लेवल पे भी हमने हल्का सा कहीं से मिक्स हो गया, कंडक्टर मिक्स हो गया उसमें जरा सा भी, हल्का सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी, तो बच्चों क्या होगा, वहां पर ही हमारी वेव स्कैटर्ड कर जाएगी, मतलब हमारा सिग्नल लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर चार्ज मिल जाएंगे उसे, भाई अगर कंडक्टर हल्का सा ही मिल गया उसे, है ना, और चार्ज रोकेंगे, किसे रोकेंगे चार्ज, फोटोन को चलने से। फोटोन क्या है, लाइट सिग्नल ही तो भेज रहे हैं लेजर में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग लॉस बोलते हैं। दूसरा लॉस कौन सा हो सकता है, बेंडिंग लॉस, मतलब हमारा वायर एक अमाउंट से ज्यादा बेंड हो जाए। अगर एक अमाउंट से ज्यादा बेंड हो गया अगर वायर हमारा, तो क्या होगा बच्चों, इसे बोलते हैं लीकेज ऑफ लाइट, यानी कि एक तरीके से लाइट का लीकेज होने लगता है। कैसा होगा लीकेज लाइट का, हमारा जो TIR होना था वो पूरी तरीके से नहीं होगा। अगर वो पूरी तरीके से नहीं होगा TIR, तो हमारी ऑप्टिकल वेव जो हम भेज रहे हैं वो कोर में न जाकर क्लैडिंग में फंस जाएगी, और वो चाहिए नहीं हमें, हमें तो कोर में चाहिए वो। तो क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, लाइट लीकेज एक तरीके से होगा। सिंपल समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तीसरा पढ़ लेते हैं, मोडल डिस्पर्जन। मोडल डिस्पर्जन क्यों नाम है बच्चों इसका, बच्चों हमारे पास कितने मोड थे, सिंगल मोड और मल्टी मोड। अब मल्टी मोड में है कहानी है, ये सिंगल मोड में नहीं होने का, क्यों, सिंगल मोड में तो एक ही वेव जा रही है। मल्टी मोड में क्या होगा बच्चों, मल्टी मोड में बहुत सारी वेव जाएगी, और बहुत सारी वेव की वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो बच्चों उसको ही बोलते हैं डिस्पर्जन, समझ रहे हैं। तो वेव में क्या आ जाएगा, डिस्पर्जन आने की संभावना होगी, और अगर डिस्पर्जन आ गया, डिस्पर्जन मतलब फैलाव आ गया, तो हमें बच्चों ब्रॉड पीक मिलेगी एट द एंड, है ना। मैंने उस वाली वीडियो, लास्ट वीडियो में समझाया था, ब्रॉड पीक मिलेगी। और जबकि हमें चाहिए क्या, सिग्नल का एक इंस्टेंट पॉइंट पे चाहिए सिग्नल हमें, मतलब एक ही पॉइंट पे हमें मैक्सिमम चाहिए चीजें, तो वो तो नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें ब्रॉडनिंग आ गई। किसके कारण आई है, वो आई है हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण, और वेलोसिटी डिफरेंट में किस में होगी, मल्टी मोड में होगी। डिस्पर्जन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होना, वेवलेंथ चेंज हो जाना। समझ गए बच्चों, ये लॉस होते हैं, मेन लॉस है हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है एटीनेशन, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का, भाई एटीनेशन होता है, एटीनेशन से देखो वर्ड से ही मतलब समझ में आ गया होगा, अटकना किसी चीज का, यानी कि वेव का अटकना, यानी कि वेव में लॉस आ जाना, किसी भी तरीके से लॉस आ जाना, क्या बोलते हैं उसे, एटीनेशन बोलते हैं। किस में लॉस आएगा, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी घट जाएगी, उसे बोलेंगे। किस पे डिपेंड करेगा, A = 10 डिवाइड बाई L log 10 pi/p0, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, 100% न्यूमेरिकल आता है बच्चों यहाँ से और यहाँ से, है ना बच्चों। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, Pi क्या है, इनिशियल पावर जो हम दे रहे हैं इनपुट पे, P0 क्या है, आउटपुट पावर जो हमें आउटपुट में मिल रही है।
सिंपल बात हो गई। अब लास्ट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वी नंबर और कट ऑफ पैरामीटर। ये मैंने हम अपनी लेजर वाली वीडियो में बता रखा है, उस वाली में फाइबर ऑप्टिक्स वाली वीडियो में भी क्या बता रखा है बच्चों इसमें हमने, कि वी नंबर या कट ऑफ नंबर वो डिसाइड, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिसाइड करेगा इसमें कितनी वेव चलेगी। मल्टी मोड वाले फाइबर में कितनी नंबर ऑफ वेव मैक्सिमम प्रोपोगेट कर सकती है, वो डिसाइड कौन करता है, वी नंबर। किस पे डिपेंडेंसी आएगी, ऑब्वियसली वेव के प्रोपोगेशन पे। वेव का प्रोपोगेशन कौन बताएगा, के, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। और किस पे डिपेंडेंसी आएगी, ए पे। ए क्या है, रेडियस ऑफ कोर ए। और ये क्या है बच्चे, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉइंट जो कि हमें डिसाइड करे कि वेव कहां पर टीआईआर करे। समझ गए बच्चों, सिंपल, बिल्कुल समझ गए होंगे। ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो वरना वीडियो तो तुम्हारे पास रहेगी ही। अब हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किसके, यूनिट 5 के, है ना बच्चों। 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, आपको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या है सुपर कंडक्टिविटी, भाई ये भी तो आ सकता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, आज तक आया नहीं है, क्या बताइए आ जाए। क्या होती है बच्चा सुपर कंडक्टिविटी, जब सर्टेन मटेरियल्स को पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे लाया जाता है तो वो सडनली अपना रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जीरो दिखा देते हैं, जीरो कर देते हैं। इस फिनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। 1911 में खोजी गई थी, मरकरी पहला मटेरियल था जिस पे खोजी गई थी, और टेम्परेचर कितना था 4.2 केल्विन। लिख दो, बात खत्म हुई, 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया पहला। और क्या हो सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है भाई, क्या क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जिस पे आकर कोई मटेरियल अपनी नेचर को बदल दे, यानी कि जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं वो सुपर कंडक्टर में बदल जाए। उससे पहले वो नॉर्मल कंडक्टर है, उसके बाद वो सुपर कंडक्टर है, यानी कि एक तरीके से ट्रांजिशन जहां पर हो रहा है, इसलिए तो नाम क्या है क्रिटिकल। यानी कि ऐसी पॉइंट, ऐसी बाउंड्री जिसके इधर कुछ और है और उसके उधर वो कुछ और नेचर रखता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच ए नॉर्मल मटेरियल टर्न्स इनटू सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल वे में लिख रखा है। ये इसका डायग्राम हो गया। नॉर्मल कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, नॉर्मल कंडक्टर को जब हम कूल करते हैं तो वो 0 डिग्री पर भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी रखते हैं। देखो कुछ ना कुछ है ना अमाउंट में रेसिस्टिविटी। क्यों रखते हैं वो आपको सबको पता है, हमने आज तीनों अगर आपने अपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया सबको पता होगा। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं रुकती, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण ही रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, तो उसके कारण ये है। लेकिन सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर सडनली अपना टेम्परेचर रेसिस्टिविटी क्या कर देते हैं, जीरो, उसे कहते हैं टीसी टेम्परेचर। बात खत्म होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्रिटिकल करंट क्या है भाई, क्रिटिकल करंट क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट करंट भी अभी देखेंगे क्या होता है, और फिर क्या देखेंगे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी के 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्या है बच्चों क्रिटिकल करंट और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टिविटी 3 बाउंड्री से मिलकर मिलकर बनी है, यानी कि एक भी बाउंड्री गिरी तो सुपर कंडक्टिविटी खत्म, ये हमें पता है। तो ऐसे ही एक और बाउंड्री है हमारी क्रिटिकल करंट। पहली बाउंड्री कौन सी है, क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरी क्रिटिकल करंट। यानी कि वो करंट जहां तक, वो करंट का अमाउंट जहां तक कोई सुपर कंडक्टर बना रहे, उसके आगे जैसे ही हमने उसे करंट को बढ़ाया तो वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। उसी करंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल करंट कहते हैं। द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास इन सुपरकंडक्टर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपरकंडक्टिविटी। यानी कि वो करंट जब तक फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो सुपरकंडक्टर है, लेकिन जैसे ही वो एक्सीड करेगा अपनी अमाउंट से तो वो सुपरकंडक्टिविटी खत्म कर देगा। सिंपल बात है। हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, उसमें एक सुपर कंडक्टर लगा दिया, यानी कि एक वायर लगा दिया जिसका शेप कैसी है, सिलेंडर। हमने क्या लगाया, एम्पियर लॉ लगाया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर डीएल एलिमेंट किसका है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का डीएल एलिमेंट क्या होगा 2 पाई आर। आई आर क्या बच्चों, रेडियस है सिलेंडर की। आई क्या ले लिया, क्रिटिकल करंट, आई इक्वल टू आईसी रख दिया यहाँ पर 2 पाई आर म्यू नॉट आईसी। म्यू नॉट को इधर ले गए, ये आ गया 2 पाई आर आ गया। पी अपॉन म्यू नॉट क्या होता है बच्चों, एच होता है। एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। सबको बताया, अगर यूनिट सेकंड होता हमारी देख लिए, नहीं देखी तो बहुत ब्यूटीफुल वे में हमने बना रखी है, जाके देखो, मजा ना जाए जब कहना। ये क्या है बच्चों, क्रिटिकल करंट। तो क्रिटिकल करंट क्या है, ऐसा करंट जहां तक कोई सुपर कंडक्टर बना रहे उसके आगे सुपर कंडक्टिविटी लूज कर दे, सिंपल। ऐसे ही बच्चों क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पर सुपर कंडक्टर जिस फील्ड तक सुपर कंडक्टिविटी रखे और उसके बियॉन्ड, उसके आगे क्या हो जाए,
लूज कर दे अपनी सुपर कंडक्टिविटी को, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाए। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल देखिए, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल चल रहा है ना सर, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो क्या करा लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड को टेम्परेचर में, टेम्परेचर की फॉर्म में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किया डायग्राम किसी एक मटेरियल को लेकर। तो कैसा आया, ऐसी शेप उसने दिखाई। ये शेप क्या बोल रही है कि इस स्टेट तक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बना रहेगा मटेरियल, लेकिन इसके आगे नॉर्मल स्टेट में बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, यानी कि एक तरीके से वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को खोता जा रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी के आगे क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल स्टेट में बन जाएगा। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब कुछ थियोरेटिकल लोग आए और उन्होंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डिजाइन हुआ, जो कि इसे फुल्ली सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं करता है कि नहीं। ये क्या है बच्चों, SC नोट, ये क्या है, 0 केल्विन। 0 केल्विन है बच्चों, ओके नहीं है, 0 केल्विन है, यहाँ भी 0 केल्विन है। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री। क्या है बच्चे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट पे, इस वाई एक्सिस के पॉइंट पे, ये क्या है, SCT की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि T क्या है यहाँ पर, 0 केल्विन। इसमें T 0 रख दो, 0 रखा तो SC नोट क्या आ जाएगा, SC नोट की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 आ जाएगा, यहाँ होगी तो 0 आ जाएगा, यानी कि SCT इक्वल टू क्या आ गया, SC नोट। देखना SCT की वैल्यू SC नोट नहीं है 0 केल्विन पर, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है इस डायग्राम को। आगे चलते इस वाले रिजल्ट को आगे चलते हैं। जब इस एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारी T इक्वल टू TC हो गया, इस पॉइंट पे T इक्वल टू TC है, यहाँ रख दो T इक्वल टू TC, ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि सारा 0 होगा, यानी कि SCT की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऑब्वियसली SCT क्या है, y एक्सिस, और T क्या है, x एक्सिस। तो y एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस पर तो 0 ही होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, SCT की, देखो 0 ही है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कहेंगे आपके से यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया, भैया स्क्वायर क्यों चढ़ा रखा, बिना स्क्वायर के भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा ये रिजल्ट। स्क्वायर इसलिए चढ़ा रखा बच्चों, जब भी कोई चीज डिजाइन होती है तो वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिजाइन होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बोल रहा है कि करीबन करीबन ये पैराबोलिक शेप है, देखो पैराबोलिक शेप में घूम रहा है, तो पैराबोलिक के लिए पैराबोलिक इक्वेशन की तरीके से ही तो डिजाइन करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसा, देखो स्क्वायर की फॉर्म में कैसा है, पैराबोलिक फॉर्म में करीबन करीबन। तो ये अगर इसमें हम वैल्यू रखें कोई भी, तो इस तरीके से ही रिजल्ट देगा। चाहे डेस्मोस एक ऐप होता है, वेबसाइट है बच्चों, उस पर जाके इसमें वैल्यूज फिलअप करके देख लेना, ये सही फॉर्म आएगा। सिंपल है बात बच्चों। ये था हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन। कुछ और आगे कुछ अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 में से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। क्या है क्वेश्चन पहला, परसिस्टेंट करंट क्या होता है, क्या होता है वोर्टेक्स स्टेट, और क्या होता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ये क्वेश्चन जो है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जोड़ के भी हमेशा देखा जाता है, आता है ये। तो 1 बाय 1 चलते हैं। परसिस्टेंट करंट सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो बच्चों, नाम से ही हमें पढ़ना है, हमारा मोटो ये है कि हम नाम से ही आपको क्लियर कर देंगे टॉपिक्स को, रटवाना कुछ है नहीं। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे किसी भी चीज में, ऐसा करंट, यानी कि जो सुपर कंडक्टिंग वायर में बहुत लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए करीबन करीबन बिना किसी एनर्जी लॉस के फ्लो होता रहे। जैसे कि एक पंखा हम किसी वायर से जोड़ें और वो वायर को सुपर कंडक्टिंग वायर, और हम स्विच ऑन कर दें तो उसमें करंट दौड़ता रहेगा बिना किसी रेजिस्टेंस लॉस के। ऐसे करंट को हम परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। सिंपल बात हो गई। आगे क्या है, व्हाट इज द वोर्टेक्स स्टेट। वोर्टेक्स स्टेट क्या होती है, जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं हम कि कौन से मटेरियल में मिलती है ऐसी स्टेट, है ना। एक होते हैं बच्चों सुपर कंडक्टिंग मटेरियल सॉफ्ट वाले, एक होते हैं हार्ड वाले। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं, ऐसे बच्चे जिसे एक बार कहने पे कुछ बात कहो एक बार में ही मान जाते हैं वो, यानी कि जैसे कि कोई बच्चा समझो कि किंडर जॉय मांग रहा है या फिर चॉकलेट मांग रहा है कोई सी, और उसको उसके पापा ने मम्मी ने मना कर दिया, मान गया, ठीक है, वो स्टेट चेंज करना चाह रहा था अपनी, यानी कि अपना मुंह मिठा करना चाह रहा था वो, एक तरीके से उसने नहीं करा भाई, मान गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी, 100 बार 1000 बार कह दो उससे, लेकिन वो खाएंगे ही या कुछ और चीज करेंगे ही, वो समझ गए। तो ऐसे बच्चों क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, यानी कि हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं।
अब ये वोर्टेक्स स्टेट जो है हार्ड सुपर कंडक्टर में ही पाई जाती है। क्या होते हैं ये बच्चों, जब हम एक बाउंड्री के आगे मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं, एक बाउंड्री कौन सी, जहां तक उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड का उस मटेरियल पे, उससे पहले तो वो फुल्ली सुपर कंडक्टर है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे सुपर कंडक्टर, उसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उस सुपर कंडक्टर में, तो क्या होगा, तब खेल शुरू होगा। खेल क्या शुरू होगा बच्चों, जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है वो तो सीधे के सीधे ही उस बाउंड्री से आगे क्या बन जाएंगे, नॉर्मल। लेकिन जो हार्ड सुपर कंडक्टर होते हैं वो धीरे 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 नॉर्मल कंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इस Hc1 से पहले स्टेट इसकी कैसी है, नॉर्मल सुपर कंडक्टर। लेकिन जैसे ही हमने एक्सीड करा है, थोड़ा सा बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होने लगा, देखो घटने लगा। ये अब क्या दिखा रहा है, घटने लगा, लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। इसकी क्या मटेरियल को जो बाउंड्री है, यानी कि एकदम शार्प बाउंड्री नहीं है इसकी, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, नॉर्मल कंडक्टर धीरे धीरे बन रहा है। जैसा कि हार्ड बच्चा था, ये भी जो हमने देखा था एग्जाम्पल, धीरे धीरे बात को मान रहा था, ना कि एकदम से ना भाई ठीक है कह दिया तो कह दिया। लेकिन जब रह पटोपट बजते हैं ना, उसमें जो मानता वो बात। तो क्या हो रहा बच्चे यहाँ पर, तो मिक्स स्टेट है, यानी कि ये सुपर कंडक्टर है फुल्ली, और ये है बच्चों इस Sc2 के आगे नॉर्मल कंडक्टर। लेकिन इसके बीच में नॉर्मल और सुपर कंडक्टर के बीच में कैसी स्टेट पाई जाती है, मिक्स। यानी कि इस स्टेट में ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर रहा है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर रहा है। किस पोजीशन पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है और किस पोजीशन पे नॉर्मल कंडक्टर है, वही है वोर्टेक्स स्टेट की सारी कहानी। देखो बच्चों क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना हम, Sc1 से ज्यादा लगाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करने लगती है सुपर कंडक्टर में, और जोन सी पोजीशन से वो पार होती है वहां पर सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है, और उन शेप के चारों तरफ, सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ करंट फ्लो होता है बहुत हाई वे में। यानी कि एक तरीके से ऐसा जैसे कि तूफान आ गया हो, और उसी तूफान को वोर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ गए, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो फॉर्म बनती है मैग्नेटिक फील्ड से, उसके चारों तरफ बहुत हाई स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है ना भाई। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां करंट, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक मैग्नेटिक फील्ड आर पार हुई है, उसकी चारों तरफ बहुत हाई वे में करंट फ्लो हो गया, जिसके कारण इन पोजीशन पे जहां पर भी ये हुआ है वहां पर सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई। यानी कि उन पोजीशन पे ये सुपर कंडक्टर नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है। जैसे कि समझो मेरठ है, बहुत बड़ा मेरठ है, उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह हैं, जैसे कि मोदीपुरम हुआ या फिर और भी जगह हुई, है ना। समझो कि मोदीपुरम में बारिश पड़ गई, है ना, तो ये कोई है कि सारे मेरठ में बारिश पड़ी है, भाई ये भी हो सकता है कि सारे के सारे मेरठ में बारिश पड़ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है केवल मोदीपुरम में बारिश पड़े और सारा मेरठ सूखा पड़ा रहे। तो इस स्टेट को मिक्स स्टेट बोलते हैं, यानी कि उस पोजीशन पे जहां पर बारिश हुई है या फिर जिसपे मैग्नेटिक फील्ड आया है, वो पोजीशन कैसी है, नॉर्मल सुपर कंडक्टर। लेकिन अदर जितनी भी पोजीशन है, अदर चीजें, वो सुपर कंडक्टर ही है। सिंपल बात है, तो इसको ही बोलते हैं वोर्टेक्स स्टेट। और ये तुम्हारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो गया इससे ही, क्या हार्ड और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी तो तैयार होगा इससे ही। अब आगे क्या है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। ये क्या होता है भाई, HTS। ये होता है बच्चों ऐसे सुपर कंडक्टर जो हाई टेम्परेचर पे काम करे, सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन कौन से कंडक्टर, ऐसे कौन से कंडक्टर होंगे सुपर कंडक्टर जो हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे, कैसे डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। भाई सिंपल सी बात है, देखो पहले कुछ लोग हुए जो साइंटिस्ट हुए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रिसर्च करने वाले, उन्होंने बोला था कि हमारे सुपर कंडक्टर जो होंगे ज्यादा से ज्यादा 30-35 केल्विन तक जा पाएंगे, हाई बस हाईएस्ट उसकी रेंज होगी। यानी कि हमने उसकी एक बाउंड्री तय कर दी कि भाई जो हमारे पूर्वजों ने कहा है उसे हम ट्रेडिशनल मान लेते हैं। भाई ट्रेडिशनल क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वो चीज होती है जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। 30 त्योहार अपने है ना, दिवाली है, होली, बहुत सारे त्योहार होते हैं, ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं उस चीज को। सही बात है, हमने क्या मान लिया, 0 से लेकर 30 तक एक तरीके से पहले जो बताई हुई चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। लेकिन उससे आगे जितने भी मटेरियल होंगे वो सारे हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। सिंपल बात है। अब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की कोई ऐसी डेफिनेशन
कोई है कि भाई हाँ कौन सा होगा भाई, 30 से आगे जितने भी होंगे वो हाई है। जैसा कि वाई ये जो है एलबीसीओ 36 पे काम करता है, तो यानी कि हाई है। एलबीसीओ 90 पे काम करता है। वो बोल के गए थे कि 0 से 30 तक की लिमिट रहेगी, लेकिन 90 पे भी आ गया। और अब तो मतलब मेरे ख्याल से 193 से लेकर 250 तक केल्विन के हमारे पास सुपर कंडक्टर अवेलेबल है। भले ही वे एप्लीकेबल एप्लीकेशन में काम ना आ रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर आ सकते हैं। सिंपल बात।